हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का सॉल्यूशन लेकर आए। यानी हमारा प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक इसमें हम आज प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 2022 का है जी, ठीक है। इन प्रश्नों को यदि आप 2022, 2023, 2024 और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यदि परीक्षा से पहले लगा लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही उससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का सोशल साइंस वार्षिक परीक्षा का। इसमें हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है कॉपियों में उसको हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और प्रश्नों को कॉपी में कैसे हम लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन नंबर डालेंगे, इसका संपूर्ण मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान और 2022 का। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 पे चलते हैं। ये सबसे पहले इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए 32 प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन मेरी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए। इसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक ये सभी 32 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं पहले से डाल चुका हूँ। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 तक प्रश्न है। इसके बाद में 6वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है आपका प्रश्न क्रमांक 6 है ना। इसमें पूछा गया है औद्योगिक, प्रश्न क्रमांक 6 में औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। इसमें अथवा वाला प्रश्न दिया है, जमशेद जी जीजा भोई कौन थे। तो इसमें देखिए दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है। जो आपको अच्छे से याद है उसी को आपको करना है। और आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक इसमें से या तो ये करेंगे तो इसको नहीं करेंगे नीचे वाले को, ठीक है। या आपको नीचे वाला अच्छा याद है तो ऊपर वाले को नहीं करेंगे, लेकिन करना एक ही है। अब हम कैसे प्रश्न क्रमांक डालेंगे तो आप देखेंगे मैं इस प्रश्न को कर रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन किया है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 सोशल साइंस कक्षा 10th है ना, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक कैसे डालेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक इसका कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे 6 है ना 6, और इसका उत्तर लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देंगे। और यदि आप अथवा वाला करेंगे तो क्या करेंगे, इसके आगे अथवा और लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको दोनों में से जो क्वेश्चन अच्छी तरह याद है उसी को आपको करना है परीक्षा में, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कि एक ही प्रश्न इसको करना है। तो इसमें देखिए औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। पहले तो प्रश्न क्रमांक सही से डालेंगे, जो प्रश्न अपन कर रहे हैं उसी का क्रमांक हम डालेंगे परीक्षा में ध्यान से। तो इसका उत्तर देखिए, फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। तो मैंने शॉर्ट में इसको एकदम सटीक आंसर इसका बनाया है। तो देखिए फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। यानी फैक्ट्रियों से जो उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। इसके बाद में देखिए इसमें ये किया है तो इसको नहीं करेंगे हम, ठीक है। कोई एक करना है, जो आपको अच्छे से याद है उसी को करना है, ठीक है। यदि आपको नीचे वाला याद है तो प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे 6 और इसके आगे क्या और लगा देंगे अथवा, लेकिन करना एक ही है। इसके बाद में हम नीचे क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। इसमें देखिए 7 में भी 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए गाथा गीत से क्या आशय है, और इसका और वाला क्वेश्चन है प्लांटेन से क्या आशय है। तो जो आपको अच्छे से याद है उसी को करना है। तो मैं ऊपर वाले को क्वेश्चन को कर रहा हूँ इसको। तो क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 7 है ना। प्रश्न क्रमांक सबसे पहले आपको अच्छे से डालना है, जो प्रश्न अपन कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको डालना है पेपर में, कॉपी में।
तो इसमें देखिए इसका उत्तर देखेंगे आप, इसको कर रहे हैं गीत, गाता गीत से क्या आशय, तो आप देखेंगे गाता गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान था जिसे गाया या सुनाया जाता था, है उस समय की बात है। यानी कि गाता गीत क्या था, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान था जिसे या तो गाया जाता था या सुनाया जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 7 का ऊपर वाला करेंगे, कर दिया हमने, तो नीचे वाला हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें से 2 में से कोई एक करना है आपको, जो आपको अच्छे से याद है। यदि आप को नीचे वाला अच्छे याद है तो आप नीचे वाला करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। फिर 2 में से कोई एक करना है इसमें से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, या मृदा अपरदन किसे कैसे कहते हैं, कैसे भी आ सकता है, मृदा अपरदन से क्या आशा है। तो कोई भी प्रश्न आपको इसके अथवा वाला आप देखेंगे इसमें लिखा है बांगर क्या है, तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपको अच्छे से याद है। ठीक है, मैं आपके देखिए प्रश्न क्रमांक कौन सा डालेंगे, हम प्रश्न क्रमांक 8 कर रहे हैं ऊपर वाला, तो प्रश्न क्रमांक 8 डाल दिया हमने, हम ऊपर वाला कर रहे हैं। यदि आपको नीचे वाला अच्छा याद है तो नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर देखिए मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना पानी के द्वारा या हवा से उड़कर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसमें एक छोटी सी परिभाषा है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप देखेंगे इनमें से ये किया है हमने, ये वाला किया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। यदि आपको नीचे वाला याद है तो आप ऊपर वाले को नहीं करेंगे। कोई आप देखेंगे और लगा हुआ है इसमें, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, लेकिन करेंगे एक ही। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक हमारा कितना है, 9 है ना। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है ये। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आप करेंगे उसी का आपको क्रमांक डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न क्रमांक सही से आपको डालना है। तो प्रश्न क्रमांक ये पहला है, इसमें अभ्यारण्य किसे कहते हैं, और अथवा वाला इसके बाद में केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से याद है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 कर रहे हैं हम, तो प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे, एक लाइन का गैप करेंगे, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, इसमें लिख देंगे, इसका उत्तर लिख रहे हैं हम अभ्यारण्य। अभ्यारण्य किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो अभ्यारण्य का अर्थ है ऐसा अरण्य, अरण्य माने क्या होता है, वन, अरण्य या वन, है ना। ऐसा अरण्य माने क्या होता है, वन, ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं, है ना। ऐसा अरण्य, अरण्य माने क्या होता है, वन, ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। अभ्यारण्य वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं। यानी कि अभ्यारण्य किसके लिए बनाए जाते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, यानी संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप शॉर्ट में, अभ्यारण्य किसे कहते हैं ना। तो ऐसा वन, अरण्य या वन एक ही बात हो, ऐसा वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अभ्यारण्य कहते हैं ना। अभ्यारण्य वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में ऊपर वाला किया है तो हम नीचे वाला नहीं करेंगे। यदि आपको नीचे वाला सही से याद है अच्छा, तो फिर आप ऊपर वाला नहीं करेंगे, लेकिन करना एक ही है, इनमें से कोई भी कर सकते हैं आप, या नीचे वाला या ऊपर वाला, जो आपको अच्छे से याद है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां है। तो आप देखेंगे इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। इसमें और वाला क्वेश्चन दिया है, जूट को सुनहरे रेशा क्यों कहा जाता है। तो कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक सही से डालना है ना। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, 10, तो प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे पहले 10, है ना।
इधर उत्तर लिखेंगे यहाँ से, एक लाइन का यहाँ पे गैप कर देंगे। तो क्या पूछा है, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, तो इसमें आप लिखेंगे नगद एवं व्यापारिक फसलें। तो इसमें देखिए ऐसे डाल लेंगे नगद एवं व्यापारिक फसलें, या इनको हम वाणिज्य फसलें भी कहते हैं, ठीक है। तो वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, ठीक है, यानी कि वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नगद या व्यापारिक फसलें या वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। इनमें कौन कौन सी है, यानी वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त, यानी नगद राशि प्राप्त की जाती है, नगद पैसा प्राप्त किया जाता है। जैसे आप देखेंगे इसके कपास है, चाय है, कॉफ़ी है, तिलहन है, सोयाबीन है, गन्ना है, तंबाकू है, रबर है आदि, ये सभी कैसी फसलें हैं, नगद या व्यापारिक फसलें, इसको हम वाणिज्य फसलें भी कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ऊपर वाला किया है हमने, तो नीचे वाला नहीं करेंगे। अब यदि आपको नीचे वाला याद है तो ऊपर वाला नहीं करेंगे आप, लेकिन करना दोनों में से कोई एक है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक अगला है आपका 11 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है ना, प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है समरूप समाज से क्या आशय है। तो इसमें देखिए ये भी इसका अथवा वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, यानी 6 से लेकर 23 तक सभी अथवा वाले प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर में यानी प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं। तो इसको हमें अपनी कॉपी में सही से अच्छी राइटिंग में लिखना है, काटा पीटी नहीं करना है, ठीक है। तो और जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है एकदम परफेक्ट, उसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। इसमें देखिए अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है, इसका अथवा वाला, तो जो इनमें से दोनों में से कोई जो अच्छा आपको याद है उसी को आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए समरूप समाज से क्या आशय है, तो इसमें डाल लेंगे प्रश्न क्रमांक, सबसे पहले हम प्रश्न को करने से पहले उसका क्रमांक जरूर डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 11। इसमें उत्तर देखिए क्या पूछा है, समरूप समाज से क्या आशय है। इसमें उत्तर देखिए समरूप समाज ऐसा समाज जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम समरूप समाज कहते हैं। ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम समरूप समाज कहते हैं। तो आपने ऊपर वाला कर दिया तो फिर नीचे वाला नहीं करेंगे, यदि आपको नीचे वाला अच्छे से याद है तो फिर ऊपर वाला नहीं करेंगे, दो में से कोई एक प्रश्न आपको करना है परीक्षा में। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 12। यदि आप इन क्वेश्चनों पेपरों को लगा लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है ना। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए, है ना, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, ठीक है। इसके बाद में इसका भी अथवा दिया है, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में लिखना है जो आपको अच्छे से याद है। यदि आपको ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे वाला नहीं लिखेंगे। यदि आपको नीचे वाला है तो ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 12, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। इसमें उत्तर लिखिए, इसका उत्तर लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझकर लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श तथा सोच समझकर लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें से ऊपर वाला किया है तो आपको नीचे वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, निर्णय विचार विमर्श तथा सोच समझकर लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, इसमें प्रश्न है आपका मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इसमें भी अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा क्या है। मुद्रा माने क्या होता है, पैसा, यानी कुछ छात्र हमारे मुद्रा और मृदा में अंतर नहीं समझ पाते, ठीक है। तो मृदा मिट्टी होती है और मुद्रा पैसा होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, इसका अथवा वाला दिया है, विकास के लिए
ऋण की भूमिका लिखी है ना। तो दो में से कोई एक प्रश्न आपको करना है परीक्षा में, ठीक है। तो इसमें देखिए हम ऊपर वाला प्रश्न क्रमांक 13 हमने डालेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 13 डाल दिया, इसमें एक लाइन का गैप कर देंगे, आपको लिखना है यहाँ पर से उत्तर, है ना। मुद्रा क्या है? मुद्रा माने क्या होता है? रुपया, पैसा, जिसको हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। यानी मुद्रा से क्या करते हैं? कोई वस्तु खरीदते हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? हम टिकट लेते हैं। तो मुद्रा का मुद्रा माने क्या होता है? रुपया या पैसा, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं? हमारे मुद्रा को मृदा समझ बैठते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यानी मुद्रा वह वस्तु, मुद्रा से हम कोई भी वस्तु क्रय करते हैं, और ऋणों का भुगतान यानी बिल का भुगतान करते हैं, और कोई भी सेवा को हम खरीदते हैं ना। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है ना। इसके बाद ऊपर वाला किया है आपने, तो नीचे वाला आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे वैश्वीकरण क्या है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, वैश्वीकरण क्या है? इसका भी अथवा वाला दिया है। इसमें पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या आशय है, तो इसमें कोई एक प्रश्न आपको लिखना है। तो इसमें देखिए हम प्रश्न क्रमांक 14 का कौन सा कर रहे हैं? अथवा नीचे वाला कर रहे हैं, तो इसके आगे अथवा और लगा देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशा है, इसमें इसका क्या लगा है? और अथवा वाला कर रहे हैं, नीचे वाला कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे? प्रश्न क्रमांक 14 डालेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे? अथवा। तो आपको एकदम सही समझ में आएगा। टीचर को कॉपी जांचने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको एकदम स्पष्ट क्लियर आपको प्रश्न क्रमांक लिख देना है। यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 13 डाला है इसमें, और इसमें प्रश्न क्रमांक 14 का कौन सा कर रहे हैं? अथवा कर रहे हैं, नीचे वाला। तो इसमें उत्तर लिख देंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं, उसका उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। यानी एक से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को भी हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15, है ना। तो इसमें कालाबाजारी जो उपभोक्ता वाला पार्ट है, ये अब आएगा नहीं परीक्षा में। इसके बाद में और वाला देखेंगे। देखिए सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक क्या डालेंगे? 15। इसका कौन सा कर रहे हैं हम? नीचे वाला कर रहे हैं, तो इसके अथवा वाला लगा देंगे इसके आगे। तो इसमें देखिए सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 15 का कौन सा कर रहे हैं? अथवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तर लिखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे, एक लाइन का गैप कर देंगे, उत्तर लिखेंगे भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया था। यानी सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था? 2005 में। किसने किया था? भारत सरकार ने। जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में साधारण सी औपचारिकता पूर्ण कर जनसाधारण को विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यानी सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था भारत सरकार ने, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में साधारण सी औपचारिकता पूर्ण कर जनसाधारण की विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग से क्या आशय है ना। तीनों परिभाषा पूछी गई है इसमें, या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। तो आपको जो अच्छा याद है उसी को आपको करना है। हम इसको कर रहे हैं ऊपर वाले को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर आ सकता है परीक्षा में, है ना। तो प्रश्न क्रमांक क्या डालेंगे हम? 16। ऊपर वाला करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 16 डालेंगे। यदि इसमें नीचे वाला करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 16 के आगे अथवा और लगा देंगे ना। तो इसमें देखिए स्टेपलर की परिभाषा लिखेंगे। उत्तर है इसका स्टेपलर। पहले स्टेपलर की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से
ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है ना। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को क्या करता है, स्टेपल करता है। स्टेपल क्या होता है, जो हम पंचिंग मशीन लगाते हैं वही स्टेपलर है जी, ठीक है। स्टेपल करना माने छांटना, ठीक है। दूसरा है फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। तीसरा है कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यानी स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग, है ना। तो इसमें देखिए एक बार और देख लेते हैं उत्तर इसका स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, ठीक है, स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, ठीक है। कार्डिंग क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है ना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको आप अच्छे से याद कर लेना लिख लिख के। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ना। इसके ये अथवा वाला दिया और वाला, तो इसमें ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 17 डालेंगे हम, और क्वेश्चन कर रहे हैं हम नीचे वाला कर रहे हैं, तो क्या लगा देंगे इसके आगे, अथवा वाला लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तर, देखिए यहाँ से उत्तर लिखा है हमने, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, यानी हम पूर्व से ही इनका उपयोग करते चले आ रहे हैं। यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। जैसे ईंधन है, ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन। ईंधन परंपरागत ऊर्जा के ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है, जो जमीन से निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस, जैसे हम गैस जलाते हैं। ईंधन, कोयला, जल विद्युत आदि को शामिल किया जाता है ना। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत आणविकरण है, जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। आणविकरण का मतलब होता है एक बार हम इनका प्रयोग कर लेते हैं तो ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का क्या है, खतरा है। तो इनका हम पूर्व से ही उपयोग करते चले जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, आणविकरण होते हैं। आणविकरण क्या होते हैं, जिनका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। इसका ये आपको ये करना है अथवा वाला, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो ये आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आधारभूत उद्योग से क्या आशय है ना, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें उत्तर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 डाल लेंगे हम, और इसमें लिखेंगे उत्तर, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, ऊपर वाला कर रहे हैं हम, आधारभूत उद्योग किसे से क्या आशय है। तो वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यानी कि वे उद्योग, उत्तर देखिए वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, ठीक है। तो वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए ये वाला किया है हमने, तो इस वाला ये वाला नहीं करेंगे। यदि आपको नीचे वाला अच्छा याद है तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। तो दो में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है सावधानी पूर्वक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए राजनीतिक दल से क्या आशय है ना। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें अथवा वाला,
और राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषता या 4 विशेषता, 3 विशेषता पूछी है तो 3 पॉइंट लिखना है आपको, और 4 विशेषता पूछी है तो 4 पॉइंट आपको लिख देना है। तो हम नीचे वाला कर रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक क्या डाल लेंगे हम, प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे हम, प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, 19, यानी प्रश्न क्रमांक को आपको सही से डालना है। तो इसका 19 का कौन सा कर रहे हैं हम, नीचे अथवा वाला कर रहे हैं ना, राजनीतिक दल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 19, इसके आगे क्या लगा देंगे, अथवा, है ना, नीचे वाला कर रहे हैं तो अथवा लगा देंगे। तो इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं निम्न है, 3 या 4, यानी 3 पूछी हैं तो हम 4 लिख लेंगे या 5 लिख लेंगे, यानी हमको 3 ही, यानी 3 विशेषताएं पूछी हैं तो 3 लिखना है। यदि 4 नंबर में आ रहा है तो 4 लिखना है। एक मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दी है कि आप यदि भूलते हैं तो 3 आपको वहाँ पर पेपर में 3 पूछी है तो 3 निकला है, 4 पूछी है तो 4 लिखना है, ठीक है। तो इसमें 3 पूछी है तो 3 लिखना है आपको। तो इसमें देखिए राजनीतिक दल क्या होते हैं, पहला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, पहला कारण। आपने चुनाव लड़ते हुए राजनीतिक दलों को देखा होगा और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने का मतलब है सरकार बनाते हैं, यानी राजनीतिक दल का पहला कार्य क्या है, चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। दूसरा कार्य है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और जो दल चुनाव हार जाते हैं तो वे क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल में जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जनमत निर्माण में राजनीतिक दल क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यदि आपको 3 विशेषताएं पूछी हैं तो आपको 3 लिखना है, 4 विशेषताएं पूछी हैं तो आपको 4 लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है आपका 22 नंबर का। तो यहाँ पर ये नक्शा आपके लिए, मैप बनने के लिए आप पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इस वाला को अभी प्रश्न क्रमांक डाल लेंगे हम। प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, 20, है ना। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 20 डाल दिया हमने, ठीक है। और इसमें पूछा है, दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक तथा मैग्नीज के क्षेत्रों को दर्शाइए, यानी इसमें अभ्रक और मैग्नीज के क्षेत्रों को आपको दर्शाना है। तो अजमेर आप देखेंगे यहाँ पर, अजमेर क्या है जी, अजमेर क्या है, अभ्रक निकाला जाता है। अजमेर काय की खदान है, अभ्रक की। ये कहाँ पर दिखाएंगे इसको दिखा देंगे आप राजस्थान में, ठीक है, समझ गए ना आप। यानी अजमेर क्या है, अभ्रक की खदान है, इसको राजस्थान में आपको दर्शाना है। इसके बाद में आप देखेंगे हजीराबाग। तो जे कहाँ पर है, ये आप देखेंगे ये झारखंड में है, ठीक है, हजीराबाग। इसको कहाँ दिखाएंगे आप, इसको हजीराबाग में दिखा देंगे। जे भी काय की खदान है, अभ्रक की खदान है, ठीक है। इसमें देखिए अभ्रक की और मैग्नीज की पूछी है। फिर इसके बाद में तीसरा पूछा है बालाघाट। बालाघाट आपको क्या दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में दिखा देंगे। ये काय की खदान है, ये मैग्नीज की खदान है, ठीक है। इसके बाद में सुंदरगढ़ इसको आप उड़ीसा में दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए उड़ीसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको सुंदरगढ़ काय की खदान है, मैग्नीज की खदान है। तो इसको आपको उड़ीसा में दिखाना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटा दिख रहा है बहुत। देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, इसमें बहुत ही बारीक दिख रहा है इसलिए। आप इसमें देखिए कौन कौन सी खदान है। ये अजमेर है, ये अजमेर कहाँ दिखाएंगे आप, राजस्थान में दिखाएंगे, अभ्रक की खदान है। इसके बाद में आप देखेंगे हजीराबाग, ये भी अभ्रक की खदान है, इसको आप झारखंड में दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बिंदु लगाए। फिर इसके बाद में बालाघाट, यहाँ पर बिंदु लगा के इसको यहाँ पर लिख देंगे बालाघाट, ये काय की खदान है, ये मैग्नीज की खदान है। इसके बाद में सुंदरगढ़, इसको आप उड़ीसा में दिखा देंगे, यहाँ पर ये भी मैग्नीज की खदान है, ठीक है। तो इस प्रकार नक्शे में केवल जो स्थान आपको पूछे जाएंगे, यानी 4 स्थान इसमें पूछे गए हैं आपके, तो केवल आपको 4 ही दिखाना है, ठीक है। जो स्थान उसमें नक्शे में हमारे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसी को आपको दिखाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें मैंने अभी अभ्यास के लिए दोनों प्रश्न किए हैं, लेकिन आपको केवल परीक्षा में अभी मैंने दोनों कर रहा हूँ। इसको जो 20 नंबर का है ये कर चुके हैं हम इसको। इसके बाद में
ये नीचे वाला क्वेश्चन लेकर आए हम, इसको भी ये मैप के लिए। तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों कर रहा हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में केवल एक ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आपको दूसरा क्वेश्चन है अथवा वाला, भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो इसमें देखिए रानीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत, इसमें 4 स्थानों को पूछा गया है। तो इसको हमें भारत का मैप हमें एक खाली मिलेगा, उसमें हम जो स्थानों को दर्शाएंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं को दर्शाना है आपको। तो केवल कितने पूछे? 4 पूछे, तो 4 ही दिखाना है आपको। तो आप देखेंगे सोनीपत, सोनीपत क्या है? ये प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, यानी यहाँ से गई है सोनीपत, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर होते हुए, और ये सोनीपत, सोनीपत कहाँ पर है जी? हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद में विजयपुर आप देखेंगे, जे भी गैस पाइपलाइन है, तो जे भी जे कहाँ दिखाएंगे इसको? मध्य प्रदेश में, विजयपुर। इसके बाद में कोरबा, कोरबा कहाँ दिखाएंगे? जे का ही खदान है, कोयले की खदान है, इसको हमें छत्तीसगढ़ में दिखाना है। इसके बाद में आप देखेंगे रानीगंज, रानीगंज कोयले की खदान है, इसको हमें कहाँ दिखाना है? पश्चिम बंगाल में दिखाना है। तो कितने स्थान पूछे हैं इसमें? रानीगंज, कोरबा, रानीगंज को कहाँ दिखाएंगे हम? इसको दिखा देंगे हम पश्चिम बंगाल में। फिर कोरबा को कहाँ दिखा देंगे हम? छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे। विजयपुर कहाँ दिखा देंगे जी? प्राकृतिक गैस यहाँ से गई हुई है, हजीरा, देखिए यहाँ पर हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, और इसमें ये सोनीपत तक गई है। सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस है, पाइपलाइन है, यानी कि नीचे से यहाँ से डली हुई है जी, HVJ गैस पाइपलाइन है। सोनीपत, सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। तो इसको मैं झूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा तरह से। तो आप देखेंगे इसमें ये भारत का मैप आपको खाली दिया जाएगा, तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उसी स्थानों को दिखाना है। देखिए विजयपुर आपको कहाँ दिखाना है जी? जी मध्य प्रदेश में दिखाना है, प्राकृतिक गैस है जी, यहाँ से गई है HVJ, यानी हजीरा, H का मतलब हजीरा, और यहाँ से गई है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर होते हुए जी सीधे सोनीपत है ना। सोनीपत कहाँ दिखाएंगे? सोनीपत है जी हरियाणा में, यहाँ तक गई है जी। फिर इसके बाद में कोरबा क्या है? कोरबा कोयले की खदान है, जो छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे आप। फिर रानीगंज कोयले की खदान है, जो पश्चिम बंगाल में दिखाएंगे, ठीक है। तो नक्शे में केवल आपको जो चीज़ें दिखाना है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसके बाद में, तो इसमें से केवल आपको कितना करना है क्वेश्चन? केवल आपको इनमें से कोई एक करना है आपको, ठीक है। यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए अभी आपके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आपको केवल परीक्षा में एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करना है आपको, इसको ये करेंगे ये वाला, यहाँ पर देखेंगे 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो इनमें से कोई जो चारों स्थान आपको दर्शाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको करना है। देखिए यदि ऊपर वाले 4 पहले ये देख लेना है कि हमें इनमें से चारों स्थान ऊपर वाले क्वेश्चन के आ रहे हैं कि नीचे वाले के आ रहे हैं। अभी मैंने आपके लिए दोनों मैं प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आपको पहले देख लेना है हमारे ऊपर वाले हमें चारों स्थान आ रहे हैं कि नीचे वाले क्वेश्चन के अथवा वाले के चारों स्थान आ रहे हैं। जिसके आ रहे हैं आपको उसी को आपको चारों स्थान इसमें देख लेना है पहले, भरने से पहले नक्शा को। रानीगंज, कोरबा, विजयपुर, सोनीपत। सोनीपत प्राकृतिक गैस है, इसको कहाँ दिखाना है आपको? हरियाणा में। विजयपुर मध्य प्रदेश में दिखाना है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और कोरबा, कोरबा क्या है? कोयले की खदान है, और रानीगंज भी कोयले की खदान है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला मैप है जी दूसरा वाला, यहाँ पर देखिए सोनीपत, सोनीपत कहाँ दिखाएंगे इसको? हरियाणा में। विजयपुर मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में ऊपर वाला जो नक्शा है उसमें पूछा गया है आपको अजमेर जे अब्रक की खदान है, और हजीराबाग ये भी अब्रक की खदान है। अजमेर आपको राजस्थान में दिखाना है, हजीराबाग आपको झारखंड में दिखाना है, ठीक है। बालाघाट आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, ये मैग्नीज की खदान है। और सुंदरगढ़ आपको उड़ीसा में दिखाना है, ये भी मैग्नीज की खदान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इनमें से केवल आपको कोई एक नक्शा परीक्षा में भरना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन है।
21 नंबर में पूछा गया है आपको असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है। यदि आपको ऊपर वाला अच्छे से याद है तो ऊपर वाला करेंगे, नहीं तो अथवा वाला करेंगे। ऊपर वाला करेंगे तो अथवा वाला नहीं करेंगे, अथवा वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। तो मैंने अभी आपके लिए अथवा वाला प्रश्न मैंने लिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्रमांक 21 और इसमें उत्तर है असहयोग आंदोलन के कारण, है ना। 4 कारण पूछे हैं। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? पहला कारण था विदेशी बस्तियों का बहिष्कार, ठीक है। दूसरा है सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। तीसरा है सरकारी अनैतिक पदों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों के त्याग और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जन जागृति। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी बस्तियों का बहिष्कार, ठीक है, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी अवैतनिक मतलब होता है जिनका हमें कोई वेतन नहीं दिया जाता, पदों का बहिष्कार, ठीक है, सरकारी उपाधियों का त्याग और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जन जागृति। तो ये असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण थे। इसके बाद में आपने ऊपर वाला किया है तो नीचे वाला आपको नहीं करना है। यदि आप नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन हम लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए। तो इसमें और या इस वाला करेंगे अथवा वाला लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। तो इसमें मैंने अथवा प्रश्न क्रमांक 22 है, अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा और लगा देंगे इसके आगे। हम नीचे वाला कर रहे हैं तो इसमें देखिए लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। तो क्या करेंगे? लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्न है। पहला उपाय क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को दूर करना, ठीक है। दूसरा है शिक्षा का प्रसार करना। तीसरा है रोजगार में वृद्धि करना। और चौथा है सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, है ना। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ भरी हैं उनको दूर करना। पहला क्या है? भ्रष्टाचार को दूर करना, यानी लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या करेंगे हम? भ्रष्टाचार को दूर करना, शिक्षा का प्रसार करना और रोजगार में वृद्धि करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। इसके बाद आपका जो लास्ट वाला 23 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो इसमें देखिए 23 नंबर में क्वेश्चन 23 है आपका जी। इसमें उपभोक्ता जागरूकता का महत्व तो 4 बिंदुओं में लिखिए, है ना। इसका अथवा वाला है उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु लिखिए। लेकिन ये चैप्टर में से हमारा चैप्टर में से प्रश्न में से हमें वो बनाना है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा, है ना, नीचे वाला उपभोक्ता शोषण के बिंदु, यानी कि उपभोक्ता शोषण के बिंदु कौन कौन से हैं इसमें? कम मापतोल करना, जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं तो हमें कम मापतोल करना है, यानी कम तोलते हैं लोग बाग, ठीक है। दूसरा है मिलावट करना। बहुत सारे लोग हमारे जो खाने की वस्तुएं हैं उसमें मिलावट कर देते हैं। तीसरा है अधिक कीमत वसूल करना, यानी अधिक कीमतें वसूल करना। चौथा है वस्तु का कृत्रिम अभाव पैदा करना, यानी वस्तु की जमाखोरी करना और गलत जानकारी देना। तो ये किसके कारण है? उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु लिखना है आपको। लेकिन ये इसमें से प्रोजेक्ट बनेगा तो जेते आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि ये आपका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। आपको यदि आप 2022, 2023 और 2024 और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सभी हल कर लेते हो परीक्षा से पहले, तो आपको परीक्षा में से बहुत मदद मिलने वाली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।